तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पूरा पूरा चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के क्लास 11 के और अकाउंट्स के बेस के लिए भी। ठीक है, अब अकाउंट्स में जो भी हमारा बेस होगा, जो भी हमारी आगे की बातें होती है, बड़ी बातें होती हैं, वो सारी इन दो चैप्टरों से निकल के चलती हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम अब जो लेक्चर्स आएंगे हम वो उसमें क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर कवर करेंगे। तो थर्ड चैप्टर बेसिकली क्या है सर? थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर हमारा पूरा पूरा बेस ऑफ अकाउंटिंग बताता है कि हमें क्या क्या हमारी अकाउंटिंग में होता है, किन चीज़ों को फॉलो करके किया जाता है। हमने जब हमारा फर्स्ट लेक्चर शुरू करा था तो उस टाइम पे हमने कुछ देखे थे कि हमारे जो अकाउंटेंसी वर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स, रूल्स, अजम्पशंस, है ना। तो प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस ये जो दो वर्ड हैं ये इन दो चैप्टर्स में हम कंप्लीटली कवर करेंगे। करेक्ट है? यस सर। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। सर ये पहले दिन से हम सुनते आ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है आखिर? करेक्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है ये एक ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या है? सेट ऑफ रूल्स जो कि हमारे आईसीआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्निंग बॉडी है जो कि सभी के सभी अकाउंटेंट्स के ऊपर, जो भी सभी के सभी सीएस को इशू करती है, उनको रेगुलेट करती है और उनके ऊपर एक पूरा का पूरा ये उन्होंने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। स्टैंडर्ड्स बनाने का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड्स बनाने का मतलब है एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि आपको जो अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, वो किन के हिसाब से करनी है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए करनी है। करेक्ट है? यस सर। तो हमारे देश में कुल मिलाकर वैसे तो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है फिलहाल। फिलहाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 27। वैसे तो टोटल 29 थे पहले, लेकिन अब डिलीट होते होते और एडिशन होते होते अब मिला के टोटल कितने रह गए हैं? वो 27। करेक्ट है? यस सर। और हमें यहाँ पर जो इस चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में थोड़ा सा AS1, बहुत थोड़ा सा AS1 आएगा और बाकी हम ओवरव्यू या फिर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो सीखेंगे कि भाई हमारा बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग किस बेसिस पे हम करते हैं। वो है हमारा इस चैप्टर का कंटेंट। सही है? यस सर। अब ये हमें दे रखा है कि हम क्या क्या समझेंगे इस चैप्टर में। करेक्ट है? चलिए, अब सबसे पहली चर्चा आज की हमारी, सबसे पहली चर्चा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप्स। ये पहला पहला फुल फॉर्म या फिर पहला पहला ऐसा वर्ड जिसको आपको याद रखना पड़ेगा और फ्यूचर में एग्जाम्स में आपके ये एमसीक्यू के तौर पे आपको दिख सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप। सही है? यस सर। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज नोन एज गैप are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates। सही है कि मतलब हमारे जो गैप्स हैं, ये गैप्स मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमें क्या बताते हैं कि हमारी अकाउंटिंग किन दायरों के अंदर अंदर घूमती है, किन दायरों के अंदर अंदर घूमती है। ये कि अकाउंटिंग की एक लिमिट क्या है, कि उसका बड़ा वो जो सर्कल है, उसका जो बाउल है, वो कितना जा सकता है, वो कितनी दूर तक जा सकती है अकाउंटिंग, उसका क्या दायरा है, वो दायरे से उस दायरे से वो बाहर नहीं निकल सकती अकाउंटिंग। सही है? यस सर। These principles are the theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared। करेक्ट है? वे इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पर ही हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती हैं। सही है? इन अदर वर्ड्स दे आर गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए इशू कौन करता है इनको? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस adopted to prepare financial statements। सही है सर? यस। तो चलिए, आपको क्या समझ आया अभी तक ये समझ आया भाई, एक हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि इशू करते हैं आईसीआई द्वारा, और उन उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग या फिर हम यूं कहें कि हमारे सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं। यस सर? नो? यस। चलिए, अब आगे। इनिशियली इनिशियली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर रिकमेंडेटरी बट ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब जब आईसीआई ने नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे थे, तो उस टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाना मैंडेटरी नहीं होता था,
लेकिन विद द टाइम धीरे 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 उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। सही है, ये अब आगे की जो बातें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम सीधा स्किप कर रहे हैं। तो जो ऐसे पार्ट पे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको दिख सकता है, ठीक है, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे। मैं छोटी सी चीज बढ़ा देता हूँ, हमारे पास जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको सबसे पहली चीज इशू कौन करता है, आईसीएआई। आईसीएआई की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, करेक्ट है। अब उन प्रिंसिपल्स में कुछ दो चीजें आती हैं टोटल। सबसे पहले था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जिनको हम इन जनरल इन नॉर्मल वे में हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल्स ही कह देते हैं उनको, ठीक है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, सही है, सही बात है। तो भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम अजम्पशंस कहते हैं, जो हमारी अजम्पशंस होती हैं, बेसिक अजम्पशंस, सही है। और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस और कन्वेंशंस को हम प्रिंसिपल्स कह देते हैं, सही है, ये सर। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन। ये है क्या, दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, सही है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए बताता है कि हम अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए हमारी अकाउंट में, सही है, यस सर। अब ये आप खुद पढ़ेंगे कि भाई ये मैन मेड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने का क्या मतलब है, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ये परमानेंट, ये रिजिड नहीं है। इसी वजह से हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनके आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको रिवाइज। अगर आप कभी लिस्ट खोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, बुक में भी है आपकी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर आप जब भी लिस्ट खोलेंगे, बुक में नहीं है शायद, बुक में नहीं है, अगर आप जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको एक दो एएस ऐसे हैं जिनके आगे रिवाइज लिखा मिलेगा। अब उसका मतलब क्या है कि हमने अमेंडमेंट्स लाए हैं, उनमें चेंज लाए हैं। अब चेंज लाने का मतलब क्या है, मतलब कोई अगर चेंज हो रही है चीज तो वो फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल, है या ना, यस सर। नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल, सही है। और मैन मेड मतलब कि भाई हमें हमने बनाया, इंसानों ने बनाया ना, ये रूल्स क्या है, भगवान ने बना के तो भेजे थे हमें, नहीं। फिर उसके बाद जनरली एक्सेप्टेड मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर जहां पर भी वो एप्लीकेबिलिटी है उनकी, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेसेसिटी, कि भैया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर आने का रीजन ही क्या था, हम क्यों लेकर आए भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, सही बात है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली। क्या मतलब हुआ यूनिफॉर्मली, एक तो यूनिफॉर्मली कि भाई हमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्यों लेकर आए अपनी इंडस्ट्री में, या फिर अकाउंटिंग की भाषा में अकाउंटिंग करने के लिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्यों लेकर आए, या फिर क्या जरूरत पड़ी उनको लेकर आने की। उसकी सीधी सी जरूरत थी कि भाई ताकि हमारे सारे के सारे सभी के सभी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें, और एक यूनिफॉर्म तरीके से बना सके, एक सेम वे में बना सके। ये ना हो कि भाई हम कभी कोई अपने हिसाब से कर रहा है, कोई अकाउंटिंग, कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा है, फिर उससे सभी को दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। उससे क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स जो पढ़े थे हमने वो खत्म हो जाएंगे, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं आएगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो कंपेरेबिलिटी तो भूल जाइए, है ना। उस टाइम पे हमने बात करी थी कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाया ही इसलिए गया था ताकि एक कॉमन कॉमन फॉर्मेट में बन सके और उससे अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके और कंपेरेबिलिटी पॉसिबल हो सके, सही है, यस सर। It means the same accounting principles are followed by all entities in preparing the final accounts. Accounting information is meaningful and useful for the users. Accounting information if the accounting records and financial statements are prepared following generally accepted accounting principles. सही है, सीधी सी बात क्या बोली गई कि भाई अकाउंटिंग जो हम करते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उनको एक प्रॉपर मीनिंगफुल या फिर सही कब माना जाता है, रिलायबल कब माना जाता है, जब सभी के सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वो बनाए गए हैं, सही बात है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, अब वही जो अजम्पशंस या फिर कॉन्सेप्ट्स की बात करें, ये कहाँ पे दे रखी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय AS1, सही है। अब ये है AS1 का हल्का फुल्का सा पार्ट, ठीक है। वैसे ये ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही आ जाता है, टॉपिक जो है हमारा पूरा का पूरा, सही है। अब सबसे पहली गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये भैया बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान इधर। Business will continue for a foreseeable future at the same level of operations. तो इसमें वर्ड मार्क करने वाले लायक कौन कौन से हैं, foreseeable future,
और सेम लेवल, मतलब नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ेंगे और अच्छा लगेगा आपको। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू दिस assumption it is assumed that business shall continue for a foreseeable future, for या फिर foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। ये लाइन तो घोट के पीनी पड़ेगी भाई आपको। ये assumption अगर याद रखनी है तो इसी लैंग्वेज में याद रखनी है, वरना अगर किसी और लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखोगे ठीक है चल जाएगा, लेकिन उस हिसाब से मजा नहीं आएगा। मजा आएगा इसी डेफिनेशन में। इट इज assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close or scale down its operation significantly। सही है। अब इस पूरी लाइन का मतलब, सबसे पहले तो सर आप समझ रहे हो, पूछ रहे होंगे फोरसीएबल फ्यूचर का क्या मतलब या फोरसीएबल पीरियड का क्या मतलब है ना जिंदगी में। तो फोरसीएबल पीरियड का मतलब समझ लीजिए। फोरसीएबल पीरियड का मतलब होता है सर, फोरसीएबल पीरियड का मतलब होता है इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है। इनफोर्सिबल का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, कि मतलब अनंत काल तक बिजनेस हमारा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। क्या 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 फिर से, जो हमारा बिजनेस है हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो अनंत काल तक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। समझ आई बात? हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं हो, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है कि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है या बंद कर देंगे हम, या फिर उसके जो उसके ऑपरेशन है हम उसको स्केल डाउन कर देंगे। बेसिकली जैसे कि जो अमूल है, अमूल दूध भी बनाता है, दही भी बनाता है, सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है। अब जो वो लेवल पे एक लेवल पे वो सेट है, वो चल रहा है उसका बिजनेस, है ना। अब वो क्या सोचता है कि भाई मैं दही का बिजनेस जो है अपना मैं बंद कर दूं, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज स्केल डाउनिंग इट्स ऑपरेशंस। सही है। वो अपना जो ऑपरेशन कर रहा है इस वक्त करंटली, वो उसको कम करना चाहता है, तो ऐसा होना नहीं होगा। ये अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि हम अपने बिजनेस को हम बंद नहीं करेंगे। दूसरी चीज, उस ना तो उसमें कोई कमी लेकर आएंगे। जितना हम कमा रहे हैं और जितना हम कमा सकते हैं उतना कमाएंगे या कमा रहे हैं। सही है। या फिर जो भी हम अपना काम धंधा चल रहा है हमारा, उसको हम बंद नहीं करने वाले, उसको हम कम नहीं करने वाले। हमारा बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा का वैसा सेम लेवल पे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। समझ आ रही बात? यस। अब आगे की चर्चा क्या है सर? It is because of this concept that the distinction is made between capital expenditure, that is expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure that is one benefit will be consumed or exhausted within the accounting period। समझ आई बात? नहीं समझ आई सर? चलिए फिर से मैं समझाता हूँ सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपने एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था सर, एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था, हाँ जी सर पढ़ा था। एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा था? एक्सपेंडिचर होते हैं दो तरीके के, वैसे तीन तरीके के होते हैं। तीन कौन थे? रिवीजन कर ली, रिवीजन भी हो जाएगा चलो फटाफट से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट कंज्यूम हो जाएगा विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। सही है। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा या 12 महीने से ज्यादा या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा में कंज्यूम होगा। सही है। मतलब उनके बेनिफिट जो हम कंज्यूम करेंगे, उनको कंज्यूम करने में हमें 12 महीने से ज्यादा का पीरियड लगेगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 महीने के अंदर अंदर हम उनको कंज्यूम कर लेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सही है। अगर कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो उनके बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे, बेसिकली ऐसी बात है। जैसे कि आपने रेंट पे करा उस एरिया का, जितना भी एरिया का आपने रेंट पे करा लेकिन वहां पे कुछ नहीं करा, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स थे वो तो एग्जॉस्ट हो गए ना। आपने भले यूज नहीं करा, आपने उसको बेनिफिट्स को आप ले नहीं पाए, लेकिन एग्जॉस्ट तो हो गए ना। आप उसको बेनिफिट्स को आप एक्रू तो नहीं कर सकते वापस से, नहीं, खत्म। तो एक बार खत्म तो खत्म। तो अब वो अगर ऐसे खर्चे हैं जिनके बेनिफिट्स या तो आप ले लोगे या फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे वो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। सही ना। और उन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट जो है 12 महीनों से ज्यादा के लिए चलता है, ज्यादा के लिए मिलता है, या फिर वो उनको एग्जॉस्ट होने में या कंज्यूम होने में 12 महीने से ज्यादा समय लगता है। सही है। यस। तो ये तो हो गया कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की चर्चा। लेकिन ये एजम्पशन क्या बता रही है? एजम्पशन बता रही है कि बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन ओनली हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर था उसको हमने दो हिस्सों में इसी की वजह से डिवाइड करा। दो हिस्सों में इसी अजम्पशन की वजह से डिवाइड करा। बताइए कैसे? मैं बताता हूँ, चलिए सुनिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लीजिएगा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर मैं कहूं मैंने कोई फिक्स एसेट खरीदी, अब ये कैसा खर्चा है? ये है भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, आया ना? यस सर। अब ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या
क्या मैं ये कहूँ कि भाई अगर मेरा बिजनेस जो है बंद होने वाला है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा बिजनेस तो बंद होने वाला है, दो साल में बंद होने वाला है, तो जो मैंने फिक्स एसेट खरीदी 10 साल के मोटिव से कि भाई हाँ मैं तो ये मेरी जो मशीन है ये 10 साल चलेगी, तो उसका कोई फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि 2 साल में तो बिजनेस ही बंद होने वाला है, तो एसेट क्या करेगी? समझ आ रही बात? तो इसीलिए बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिस्टिंक्शन जो हमने करा है वो इसी कारण से करा है, वो इसी कारण से करा है क्योंकि गोइंग कंसर्न हम अजम्पशन फॉलो कर रहे हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करने का क्या मीनिंग है कि हमारा जो बिजनेस है वो फोरसिएबल फ्यूचर के लिए यानी इनफाइनाइट लेवल ऑफ पीरियड के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और वो भी विदाउट स्केलिंग डाउन या फिर where there is no intention to close down the बिजनेस। सही है? यस सर। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड at their original at their original cost and they are depreciated in a systematic manner over their expected useful life। समझ आई बात? क्या इसका मतलब है कि भाई हमने जो फिक्स, जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, अभी हमने एक फिक्स एसेट खरीदी, अब फिक्स एसेट के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगता है वो ओवर द ईयर लगता है, जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर लगता है ना। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस तो बंद ही होने वाला है, तो काहे का डेप्रिसिएशन? वो डेप्रिसिएशन क्या, वो मशीन ही नहीं बचेगी, हमारा बिजनेस ही नहीं बचेगा। समझ आ रही है? मशीन बिक भी जाए, मशीन बचेगी भी तो बिक जाएगी, मतलब बेसिकली क्या है, वो डेप्रिशिएट जो हम करने की सोच रहे थे वो तो होगी नहीं ना, वो तो होगी नहीं क्योंकि हमारा बिजनेस ही 2 साल में बंद होने वाला है। समझ आ रही बात? तो क्योंकि हम ये अजम्पशन फॉलो करते हैं इसी वजह से इन दोनों हमने जो एक्सपेंडिचर है इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करी, इन दोनों को अलग अलग रखा कि भाई रेवेन्यू अलग खर्चे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग खर्चे हैं। सही है? यस। For example, a machine purchase is expected to last 10 years. The cost of the machinery is spread on a suitable basis over next 10 years for ascertaining profit or loss for each year. The total cost of machine is not treated as an expense in the year of purchase itself. सही है? तो बेसिकली एग्जांपल है, लास्ट वाले एग्जांपल के ऊपर आप ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा आपको, लेकिन पहले वाला जो एग्जांपल, पहली जो चीज बोली गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्टिंक्शन बनाई गई, वो इसी कारण से बनाई गई क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं क्या, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। सही है सर? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन ध्यान से पढ़ेंगे भाई, ये जो अजम्पशन है ना हमारी, ये दो अजम्पशन तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Accounting practices and principles once applied shall be applied year after year. The word here is very very important, very 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 important is year after year, year after year। सही है? क्या मतलब है सर इसका? इस पूरे assumption का मतलब क्या है? इस पूरे assumption का मतलब है कि भाई हमारे को हर चीज के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, हम एक ही चीज को कुछ अलग अलग तरीकों से वैल्यू कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सामने आपको अगर आपको मालूम होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है दो तरीकों से निकलता है। कैसे कैसे? एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। एसएलएम बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी बोले तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब सर ये होते क्या है, क्यों है, कैसे है, ये हमें नहीं पढ़ना क्योंकि डेप्रिसिएशन का हमारे पास एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, हम डेप्रिसिएशन की सारी चर्चा वहां पर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझ के चलें, डेप्रिसिएशन जो वर्ड है, जो डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था लास्ट के लेक्चर्स में, डेप्रिसिएशन जो वर्ड है, डेप्रिसिएशन जो वर्ड है उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं और भी बहुत सारे तरीके से, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी। अब जोन सी भी प्रैक्टिस हमने अपना ली, जोन सा भी मेथड अपने एक बार अपना लिया, तो भाई अगर हम एसएलएम लगाएंगे तो हम हर साल एसएलएम ही लगाएंगे, अगर हम डब्ल्यूडीवी लगाएंगे तो हम हर साल डब्ल्यूडीवी ही लगाएंगे। ये खेल सा नहीं करना कि भाई एक साल एसएलएम लगा लिया, फिर एक साल डब्ल्यूडीवी लगा लिया, फिर एक और साल डब्ल्यूडीवी लगा लिया, फिर एक साल एसएलएम लगा लिया। ठीक है ना? तो एक खेल नहीं करना भाई। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार अगर कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपने चूज कर ली, अप्लाई, तो उसी को आपको ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई करना है। सिंपल सी बात। सही है? यस। तो देखेंगे बार, अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। क्या लिखा हुआ है सर? year after year। the concept the concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of
प्रीवियस ईयर्स, विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। सही है, यस। मतलब लास्ट वाली लाइन का मतलब समझ लें, ये वाली लास्ट वाली लाइन हमने नहीं पढ़ी, मतलब समझ नहीं आया होगा शायद आपको। देखिए इधर कि भाई अगर हमने एक बार अपना ली, एक भी कोई प्रैक्टिस अपना ली, फिर एक साल हमने उसके हिसाब से अकाउंट बना लिए, फिर अगले साल हमने चेंज कर दी पॉलिसी, अगले साल हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो क्या आपको पिछले साल के अकाउंट्स और इस साल के जो अकाउंट्स हैं वो क्या कंपेरेबल हैं? नहीं, क्योंकि इसका आंसर अलग आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिस दूसरी चूज करी थी, दूसरा अप्लाई करी थी, और यहाँ पर हमने दूसरी पॉलिसी अप्लाई करी, तो इसका मतलब हमें डिफरेंस आ रहा होगा, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही बात? तो कंपैरिजन पॉसिबल हो सके, कंपेयर कर सके, हमारे जो अकाउंट्स है वो कंपेरेबल रह सके अपने खुद के अकाउंट से, इस वजह से हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, कंपेरेबिलिटी वाला पॉइंट याद आ रहा है, हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि कंपेरेबिलिटी होती है, कंपेरेबिलिटी मतलब कि भाई हम दूसरे खुद के अकाउंट्स को चेक करना किसी और के या खुद से, अगर खुद से करते हैं तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन, और किसी और से करते हैं तो इंटर फर्म कंपैरिजन। तो हम यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन की। क्यों? क्योंकि हम कंसिस्टेंसी अजम्पशन किसके ऊपर लगा सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर ना, किसी दूसरे के ऊपर थोड़ा ना कंट्रोल है हमारा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ इंट्रा फर्म कंपैरिजन की बात होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आती बात कंसिस्टेंसी अजम्पशन एलिमिनेट्स पर्सनल बायस एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। इसका मतलब एलिमिनेट्स पर्सनल बायस कि भाई आप कोई अकाउंटेंट था आपका, या फिर किसी भी तरीके से आपने जानबूझकर दुश्मनी, या फिर कोई किसी भी तरीके से आपने जानबूझकर अपने अकाउंट्स में पॉलिसी चेंज कर दी, अपने अकाउंट से पॉलिसी चेंज कर दी, तो वहीं उसका रिलायबिलिटी खत्म, वहीं हमारे जो अकाउंट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी खत्म, ये अजम्पशन टूटेगा वो अलग। सही है, तो ये सब ना हो, इसी वजह से अजम्पशन फॉलो करी जाती है कि भाई हमारे जो एक बार हमने पॉलिसी अडॉप्ट कर ली उसी को हम ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई करेंगे। सही है, यस सर। देखो वर्डिंग्स यहाँ पर भी बहुत अच्छी, ये वाली वर्डिंग्स आपको याद रखनी चाहिए, ये वाली वर्डिंग्स है, वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। सही है सर, यस। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। The concept is particularly important when alternative accounting practices are equally acceptable. मतलब कई जगह हमारे अकाउंटिंग में खुद ऐसा है कि भाई कई जगहों पे दो तीन एक ही चीज को वैल्यू करने के लिए दो तीन मेथड्स दे रखे हैं, और सारे इक्वली एक्सेप्टेबल है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करना पड़ता है भाई, आपको नहीं मालूम हो मैं बता रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का जो है वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज। सही है। तो एक्चुअली में जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में सर ये होता है कि ये तीनों ही जो मेथड्स हैं इक्वली एक्सेप्टेबल है। सही है। अब तीनों से ही हमारा आंसर डिफरेंट आता है। अब अगर हमने एक साल लीफो कर लिया, फिर वेटेड एवरेज, फिर फीफो, फिर लीफो, फिर वेटेड एवरेज, तो ये खेल नहीं करना हमें। अगर हमने फीफो अपनाया तो फीफो से ही हर साल करेंगे, अगर हमने लीफो अपनाया तो हर साल लीफो से ही करेंगे। समझ आ रही बात? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सही है। तो यही इस असम्पशन में बोला गया है, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, वही हमने जो एग्जांपल लिया WDV, दैट इज WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और SLM स्ट्रेट लाइन मेथड आर इक्वली एक्सेप्टेबल। ठीक है। अब एक चीज आती है इसमें, छोटी सी क्या चीज आती है सर, ये कि हमारा अगर हम ऐसा नहीं है कि हम अपने जो इस अजम्पशन को है, इस अजम्पशन को हम चेंज नहीं कर सकते, या फिर हम अपने ये कहें कि हमने जो एक बार प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था हमारे अकाउंट्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सही है ना? फ्लेक्सिबल मतलब वो रिजिड नहीं है, वो एकदम अकड़े हुए नहीं है कि यही होगा हमेशा, हम चेंज भी कर सकते हैं, उसमें चेंज भी ला सकते हैं। ठीक है ना? ऐसी अजम्पशन के साथ, इस अजम्पशन के साथ बोला गया कंसिस्टेंसी अजम्पशन के साथ कि भाई कि भाई आप चेंज कर सकते हो जब वो 3 लोग मान जाए, तो वो 3 लोग मान जाए। पहला कौन है? पहला लॉ मान जाए, तो कोई भी एक इनमें से, कोई पहला लॉ मान जाए, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मान जाए, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड इट, कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद कहता है कि सामने से कि आपको मालूम है, हमें मालूम है कि इतने सारे मेथड्स हैं वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन आपको यही वाला मेथड फॉलो करना है, तो वो, या फिर change will result in more meaningful presentation, the change will result in more meaningful presentation। या तो ये, तो 3 चीजें हैं, या तो पहला कौन, लॉ मान जाए, दूसरा अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तो वो, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान जाए, सीधी सी बात, और तीसरा या फिर मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन मिलेगी अगर हम चेंज लाते हैं, तो मतलब ज्यादा अच्छी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेंगी अगर हम चेंज अडॉप्ट करते हैं, तो सही है।
द लास्ट इज एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन इसके बारे में हम चर्चा वैसे चैप्टर नंबर 4 में करेंगे, लेकिन मैं आपको बस एक लाइन थोड़ा सा छोटा सा एकदम बता देता हूँ। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू वेदर द अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। सही है, इससे अच्छी डेफिनेशन यहाँ है। Expenses are recognized as expenses in accounting period in which the revenue related to it is recognized whether paid in cash or not। और यहाँ पर क्या बोला गया है? 10 revenue is recognized when it is realized, that is when sale is completed or services are rendered। It is immaterial, that is the important one। It is immaterial whether the cash is received or not, whether the cash is received or not। तो भाई इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। अगर हम एक्रूअल, हमारी जो एक्रूअल अजम्पशन है, हम सारी की सारी अकाउंटिंग इस अजम्पशन को फॉलो करते हुए करते हैं कि भाई एक्रूअल अजम्पशन क्या करती है, एक्रूअल अजम्पशन हमसे कहती है भाई हमें कोई लेन देन नहीं है कि हमारे पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है हमें कोई लेन देन नहीं है। क्या हम पैसा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें कोई लेन देन नहीं है। क्या कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है हमें कोई लेन देन नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन आपने कंप्लीट कर दी, अगर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर आपकी तरफ से एक्सपेंस हो गया, तो वो उसी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। सही बात है, यस सर। जैसे कि प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट प्रीपेड रेंट का क्या मतलब होता है सर? याद करो। प्रीपेड रेंट का मतलब ऐसा खर्चा जो कि आपने शुरुआत में ही पे कर दिया फ्यूचर के लिए, इसी साल पे कर दिया फ्यूचर के लिए, अगले साल के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक ऐसा खर्चा जो कि बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर को, लेकिन आपने पे आज कर दिया। यहाँ पर तो कैश की बात आ गई, तो ये बिलोंग किस ईयर को करता है? नेक्स्ट ईयर को, तो इसकी अकाउंटिंग भी नेक्स्ट ईयर में करी जाएगी। समझ आ रही बात? लेकिन अगर हम करें बात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट कह लीजिए। आउटस्टैंडिंग रेंट आपने पूरा सर्विसेज आज ले ली, रेंट को, उस जगह को आपने इस साल यूज कर लिया, लेकिन उसके बदले के आज पैसे अभी तक नहीं दिए, अभी तक आपने पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या है भाई? आपका खर्चा तो इस साल का है ना, वो खर्चा तो इस साल का, लेकिन पैसे ही भले ही आपने बाद में दोगे, आप भले ही पैसे बाद में दोगे, तो वो बात की बात है। लेकिन आपने खर्चा इस साल करा, तो खर्चा आज ही रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड भी आज ही होगा। समझ आ रही बात? यस। बाकी इसके बारे में और ज्यादा चर्चा जो है चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस एक डिस्टिंक्शन पढ़ना है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच में। ठीक है, उसी टाइम पे हम ये सारी की सारी चर्चा कर लेंगे। सिंपल सी एक बात में बोल देता हूँ लास्ट सम अप करने के लिए इसको, एक्रूअल अजम्पशन को, कि क्या कैश आ रहा है या जा रहा है, या कैश की ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं, कैश में ट्रांजेक्शन हुई है कि नहीं, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हम सीधी सी बात है हमारी, अगर वो एक्सपेंस हुआ है, भले ही वो आउटस्टैंडिंग हो, भले ही हमने उसके बदले पैसा पे ना करा हो, अगर एक्सपेंस हुआ है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर वो इनकम हुई है कि हमने जो पैसा मिला नहीं है इनकम के बदले, उस इनकम के बदले भी पैसा नहीं मिला, दैट इज एक्रूड इनकम, लेकिन उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। समझ आ रही बात? यस। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो जरूर से जरूर इन सभी चीजों को जो आपने पढ़ी आज, हमने आज पढ़ी, इन सभी चीजों को आप एक रीडिंग लेंगे जरूर से जरूर। और इन वीडियोस से अगर आपको जरा भी हेल्प हो रही हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और एक सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, छोटा सा एक सरप्राइज लेके आऊंगा मैं जल्दी ही आपसे, आपके पास मिल जाएगा आपको सरप्राइज। जहां तक उम्मीद है इस हफ्ते में या नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा आपको। करेक्ट है? मैं शायद सरप्राइज ओपनली नहीं बताना चाहता, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।